हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं डाइपोल मोमेंट। केमिकल बॉन्डिंग का आपका ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट सबसे पहले क्या होती है, देखो। डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल मोमेंट होती है ना, बेसिकली कोई भी मॉलिक्यूल कितना पोलर है उस पोलैरिटी को मेजर करती है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, उसका मेजरमेंट बताती है कि कोई भी मॉलिक्यूल कितना ज्यादा पोलर है, उसकी उसका मेजरमेंट बताती है डाइपोल मोमेंट। तो आप लिखेंगे इट इज मेजर ऑफ, इट इज मेजर ऑफ, मेजर ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये है HCl। ठीक है, HCl मॉलिक्यूल। HCl में आपको पता है कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देखो। हमारे पास जो क्लोरीन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। आपको पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है क्लोरीन की, दैट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। तो जो इस बॉन्ड पेयर में जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा किसकी तरफ रहेंगे, क्लोरीन की तरफ रहेंगे। तो जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा जो अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। और जो जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इनके ऊपर क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, यानी कि हल्का सा नेगेटिव हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन हम क्या कंसीडर करते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके ऊपर -1 चार्ज हो गया, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके ऊपर +1 चार्ज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो सॉरी, इसके बाद देखो, जो ये चार्ज आता है ना, इस चार्ज को अब हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, क्योंकि एक्चुअल चार्ज तो है नहीं है। एक्चुअल चार्ज तो क्या है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। लेकिन फॉर्मल चार्ज हमने इसको क्या बोलते हैं, हम डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव तो नहीं बार बार देखेंगे, हम बोलेंगे -1 -1 +1। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर -1 और +1। हुआ क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इस मॉलिक्यूल के ऊपर पोल्स डेवलप हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स। ठीक है, इसलिए हमने क्या बोल दिया कि ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, कैसा हो गया, ये वाला मॉलिक्यूल पोलर हो गया। ठीक है, तो अब ये मॉलिक्यूल कितना पोलर है, ठीक है, वो हमें बताता है कौन, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या बता रहा है कि ये मॉलिक्यूल हमारे पास कितना पोलर है। ठीक है, तो दूसरी बात क्या होती है डायपोल मोमेंट के बारे में, दूसरी बात होती है हमारे पास कि जो डायपोल मोमेंट होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी। हमारे पास दो क्वांटिटीज होती है, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और एक होती है फिजिकल क्वांटिटीज। जो होती हैं वो दो तरह की होती है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है वेक्टर, ठीक है, और एक होती है स्केलर। ठीक है, जो वेक्टर होती है वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है, और जिसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन भी होती है। स्केलर होता है जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि हमारे पास हो गया डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस आ गया। और इसका एग्जांपल आता है जैसे डिस्प्लेसमेंट। ठीक ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस की, डिस्टेंस का मतलब कि कितनी डिस्टेंस सपोज किसी गाड़ी ने कवर की, और किस डिस्टेंस, अगर मैं ऐसे बता दूं कि सपोज मैं ऐसे बता रही हूँ कि ये गाड़ी शिमला की तरफ को जा रही है, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ये गाड़ी ना जा रही है, बस ये 40 किलोमीटर गाड़ी दूर जा रही है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ 40 किलोमीटर, उसका सिर्फ 40 जो है मैग्नीट्यूड बताया। अगर मैंने उसके साथ डायरेक्शन मेंशन कर दी कि ये वाली गाड़ी 40 किलोमीटर जा रही है यहाँ से शिमला को, ठीक है, तो मैंने उसकी डायरेक्शन भी मेंशन कर दी उसके साथ में, अब वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो अब हम उसको डिस्प्लेसमेंट नाम देंगे। ठीक है, वैसे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बट आप इस तरह से समझ सकते हो। ठीक है, जहाँ पे डायरेक्शन भी हमने बता दी है। ठीक है, तो जहां पे डायरेक्शन भी आ जाती है वो आती है वेक्टर क्वांटिटीज, और वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर हम ये वाला साइन लगा लेते हैं कि डायरेक्शन बता रही है।
ठीक है। तो उसी तरह से जो डायपोल मोमेंट होती है वो डायरेक्शन बताएगी ऑब्वियसली कि डायपोल मोमेंट इस तरफ को है। जैसे इसकी बात करें, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी तरफ को नेगेटिव चार्ज है, तो हम डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे बता दें। ठीक है। अब कितनी है ये भी बता देगी और किस डायरेक्शन में है वो भी बता देगी। ठीक है। तो डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है। उसके बाद देखो, जो डायपोल मोमेंट होती है उसको हम लिखते हैं म्यू से। ठीक है। और डायपोल मोमेंट कितनी होती है? डायपोल मोमेंट होती है क्यू इंटू डी। ठीक है। और जो क्यू होता है वो होता है चार्ज। ठीक है। और जो डी होता है वो होता है हमारे पास डिस्टेंस। ठीक है। या फिर हम कह लो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक है। क्यू होता है चार्ज और डी होता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक है। तो जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा उतनी ही हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू भी आएगी। और म्यू क्या है आपके पास? मैग्नेटिक सॉरी डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक नहीं, सॉरी, डायपोल मोमेंट। ठीक है। तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट कि हमने जब भी डायपोल मोमेंट बतानी है तो जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट। ठीक है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? तो देखो, हमेशा याद रखना कि जब भी आप डायरेक्शन बताओगे आपको पता होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे डायपोल मोमेंट के। डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा होती है सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ को। ठीक है। सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ को। ठीक है। क्यों? देखो, ये सेंट्रल एटम है, सपोज ये नाइट्रोजन है ऐसे, है ना, और सपोज नीचे हाइड्रोजन लगे हैं, है ना, ऐसे है। तो यहाँ पे हमने डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बतानी है। तो इस लोन पेयर वाली तरफ को अगर हम इनमें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताएंगे तो डायरेक्शन कहाँ को होगी? ऐसे को होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो लोन पेयर्स होते हैं, आपको पता है लोन पेयर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स तो सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स तो मतलब क्या होंगे, सभी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो तो सब उन पे तो नेगेटिव चार्ज है ना, वो तो मतलब हमेशा वो क्या होगा, डायपोल मोमेंट उन पे तो है ही नेगेटिव चार्ज, मतलब तो हमेशा डायपोल उन्हीं की तरफ को होगा। ठीक है। तो सेंट्रल एटम टू लोन पेयर। ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है। वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे यहाँ पे अगर बात करें नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, तो हमारे पास नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगी हमारे पास डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन? ऐसे होगी। ठीक है। तो यहाँ पे अब आप ये तो नहीं बता सकते हो, दिस इज कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटल थिंग, आप ये तो नहीं बता सकते हो कि डायपोल मोमेंट की कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है। लेकिन आप ये बता सकते हो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी, क्योंकि देखो नाइट्रोजन की तरफ को, या नाइट्रोजन से भी उस तरफ को कोई कैंसिल नहीं हो रही है यहाँ पे डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इस पर्टिकुलर NH3 अमोनिया के लिए कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट आएगी। ठीक है। एक तीसरा भी आता है, इससे आपके सारे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वो होता है डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ठीक है। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जैसे कि ये pyridine है। ठीक है। pyridine में अगर हम डीलोकलाइजेशन करवाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की, तो देखो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस तरफ को इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होगी। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, नाइट्रोजन की तरफ को होगी। ठीक है। और वैसे ही सपोज हमारे पास ऐसे होता, ये है NH2। ठीक है। इधर भी नाइट्रोजन है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे डीलोकलाइजेशन करवाओगे तो नाइट्रोजन के ये इलेक्ट्रॉन ऐसे डीलोकलाइज करेंगे, ऐसे। ठीक है। रिंग के ऊपर ऐसे डीलोकलाइज करेंगे। ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन कहाँ को? ये ऊपर को, यानी कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। ठीक है। तो डायरेक्शन कैसी होती है? तीन चीजें आती हैं। एक तो सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ को होगी। ठीक है। दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगी। तीसरा डायरेक्शन ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ये आपको ऑर्गेनिक में काम आएगा, यहाँ आपको इससे काम चल पड़ेगा। ठीक है।
अब ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट चीज आती है, देखो आपके पास ना कुछ केसेस में ऐसे आएगा कि दो मैग्नेटिक मोमेंट्स आ रही है, ठीक है। एक है म्यू वन, ठीक है, मैग्नेटिक नहीं, सॉरी, डायपोल, ठीक है, डायपोल मोमेंट्स आ रही है दो, म्यू वन म्यू टू। आप क्या कर सकते हो, इनका रिजल्टेंट ले सकते हो। अगर ये डायपोल मोमेंट्स जैसे है तो आप इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे फिजिक्स में निकालते थे ना, ऐसे रिजल्टेंट। ये हो गया म्यू, ठीक है। तो जो म्यू होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, बेसिकली म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू वन स्क्वायर, देखो इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, म्यू वन स्क्वायर, ठीक है, प्लस म्यू टू स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा, ठीक है। ये होती है म्यू की वैल्यू। ऑब्वियसली इससे आपको क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं आने वाले हैं। इस फॉर्मूला में जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि देखो कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि देखो एक तो मैग्नेटिक मोमेंट के क्वेश्चन आपके इन तीनों से सॉल्व होंगे, और एक चौथा ये आता है, इसमें आपको मैग्नेटिक मोमेंट के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी अभी, ठीक है। अभी देखो कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, ऑब्वियस सी बात है। अब कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, और जो कॉस 90 होता है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, ऐसा ही होता है, ठीक है, सबको पता होगा। तो हम ये बोल सकते हैं जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी कि डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली कि थीटा इंक्रीज होगा तो डायपोल मोमेंट डिक्रीज होगी, बस ये आपके पास यहाँ से रिजल्ट निकल के आता है कि थीटा इंक्रीज होगा तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसके बेसिस पे हम करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। पहले मैं इसके बेसिस पे करवाती हूँ, फिर मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल्स भी करवा दूंगी, ठीक है। इसके बेसिस पे एग्जाम्पल करते हैं, जैसे आपके पास है ये देखो, इसमें लगे सीएल, इसमें सीएल लग गया दोनों मेटा पे, और इस वाले में लग गया सीएल दोनों पैरा पे, ठीक है। आपको बतानी है डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या रहेगा, ठीक है, आपको बताना है डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या रहेगा। तो देखो आपको पता है क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन ज्यादा, है ना, कार्बन से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डायरेक्शन ऑब्वियसली कैसे होगी, क्लोरीन की तरफ होगी, ऐसे, है ना। सेंटर से लेते हैं, क्लोरीन की तरफ होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डायरेक्शन, यहाँ पे भी क्लोरीन की तरफ होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डायरेक्शन, ऐसे। यहाँ पे भी क्लोरीन की तरफ को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डायरेक्शन होगी, ऐसे, है ना। तो अब देखो, ठीक है, अब देखो थीटा, यहाँ पे थीटा हम थीटा वन ले लेते हैं, यहाँ पे थीटा हम थीटा टू ले लेते हैं, यहाँ पे हम थीटा थ्री ले लेते हैं। लास्ट वाले केस में तो हम ये भी समझ सकते हैं जितनी ऊपर को डायपोल मोमेंट होगी उतनी नीचे को होगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सॉरी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। बात करें इन दोनों की, ठीक है, बात करें इन दोनों की, तो अगर हम थीटा देखें तो जो थीटा वन है वो लेस है थीटा टू से, तो हम ये बोल सकते हैं थीटा टू ज्यादा, यानी कि इसकी जो डायपोल मोमेंट होगी वो लेस होगी डायपोल मोमेंट वन से। तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ गया कि जो डायपोल मोमेंट वन की होगी वो सबसे ज्यादा होगी, फिर टू की होगी, और थ्री की तो जीरो ही होगी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो थ्री की तो ऑलमोस्ट जीरो ही होगी, तो डायपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होगा वो आपके पास ये आ जाएगा, समझ आया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थीटा से, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि CH3 है आपकी बात, ठीक है, ऐसे, ठीक है।
ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है, ठीक है। इसको मैंने दे दिया है 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। इसके लिए आपको बताना है डायपोल मोमेंट का ऑर्डर, ठीक है। तो एक बार देखो, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, है ना, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम ही होती है। तो इन इधर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, अब की बार जो डायपोल मोमेंट्स है वो कैंसिल नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास कैसी है, सेम डायरेक्शन में आ रही है ना, जीरो हो जाएगी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, सीन जीरो नहीं होगी यहाँ पे, भी एंगल देखो 180 डिग्री का बन रहा है, ऑपोजिट है ये, सॉरी सॉरी, एरोज देखो, सॉरी, एरोज हमारे पास सेम डायरेक्शन में अगर ऐसे आते हैं, सपोज ये एरो आ गया, ठीक है, और दूसरा एरो भी ऐसे आ गया, तो उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट्स ऐड हो रही हैं, ठीक है। अगर एरोज के ये जो हेड है, ये ऑपोजिट साइड में आ रहे हैं, यानी कि वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही है, तो इसकी डायपोल मोमेंट तो जीरो ही हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो, यहाँ पे ये सेंटर ले लिया, ठीक है, ये यहाँ को आ रही है, ठीक है, ये यहाँ को आ रही है, ये यहाँ को आ रही है, ठीक है। अब एंगल देखो यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री का, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे दो 60 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं, है ना। अब सी में देखो, सी में अगर हम देखें तो हमारे पास जो एंगल्स हैं वो कितने के बन रहे हैं, यहाँ पे 120 के तीन एंगल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे तीन एंगल्स बन रहे हैं 120 डिग्री के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें ए के लिए, फोर्थ के लिए, तो फोर्थ में एक एंगल बन रहा है 120 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पे देखो, थर्ड वाले में यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। तो हमें पता है, फर्स्ट वाले को तो सबसे लीस्ट लगा लो, क्यों, क्योंकि फर्स्ट में तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट में कैंसल आउट ही हो रही है, ठीक है। और अगर हम देखें 120 और 60 में कम एंगल कौन सा है, ऑब्वियसली 60 डिग्री, है ना, और जिसका थीटा कम होता है उसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखो, जिसका थीटा कम है, ठीक है, जैसे थीटा कम है, थीटा किसका कम है, एक तो सेकंड का और एक फिफ्थ का। सेकंड में थीटा क्या है हमारे पास, दो 60 डिग्री के है ना, और फिफ्थ में एक 60 डिग्री का है। तो दो 60 डिग्री के है, दो दो 60 डिग्री के है, तो इसमें डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। सेकंड में डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगी, फिर होगी फिफ्थ में, ठीक है, फिर होगी यहाँ पे 120 डिग्री के, 120 डिग्री का एंगल तो हमारे पास क्या हो गया, ज्यादा एंगल हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक 120 डिग्री का, यहाँ पे तीन 120 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एक 120 डिग्री का, इसलिए फिर फोर्थ की डायपोल मोमेंट हो जाएगी, और यहाँ पे तीन 120 डिग्री के एंगल है, तो इसके लिए भी जो डायपोल मोमेंट होगी वो भी ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। क्यों होगी, देखो, इन दोनों की, फर्स्ट और थर्ड की जो डायपोल मोमेंट होगी वो ऑलमोस्ट हमारे पास जीरो हो जाएगी। उसका रीजन क्या है, देखो, जो थर्ड वाला है ना, हम ये ऐसा केस है, ऐसे वाला, ठीक है, तो इसकी डायपोल मोमेंट ऐसे है ना, फर्स्ट जो सी एच थ्री लगा इसकी डायपोल मोमेंट ऐसे है, जो ये दो सी एच थ्री लगे हैं इनकी डायपोल मोमेंट्स ऐसे है। अगर हम इन दोनों सी एच थ्री का रिजल्टेंट लेते हैं तो वो ऐसे आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इस वाली डायपोल मोमेंट से ये वाली डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगी, और जो नेट डायपोल मोमेंट होगी वो जीरो हमारे पास बचेगी, ठीक है। तो आपको इतना काफी है, क्योंकि आपको इतना ज्यादा टफ नहीं आता है, इतने में से आप कर लोगे, ठीक है। उसके अलावा देखो, डायपोल मोमेंट्स के क्वेश्चन देखो, अगर सपोज आपके पास, याद रखना, इसको स्टार मार्क कर लो, अगर किसी की, अगर आपके पास क्या है, परफेक्ट किसी की ज्योमेट्री है, ठीक है, परफेक्ट किसी की ज्योमेट्री है, ठीक है, तो वहां पे जैसे परफेक्ट आपके पास क्या है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, या फिर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है,
परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है तो उसके लिए जो डायपोल मोमेंट होगी, ठीक है, उसके लिए जो डायपोल मोमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जीरो। ठीक है, उसके लिए जो डायपोल मोमेंट होगी वो हो जाएगी जीरो। ठीक है, तो आपने ये ध्यान में रखना है। अब परफेक्ट से क्या मतलब होता है, परफेक्ट परफेक्ट टेट्राहेड्रल और परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल का मतलब ये होता है कि जो चारों एटम्स होंगे, ठीक है, जैसे ये ए हो गया, ठीक है, टेट्राहेड्रल में आपको पता है दो बॉन्ड ऐसे होते हैं, ठीक है, एक बॉन्ड ऐसे आगे को होता है, एक बॉन्ड ऐसे पीछे को होता है ना। तो परफेक्ट का मतलब कब होगा टेट्राहेड्रल का, जब चारों एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे, और बॉन्ड लेंथ्स जो होंगी वो सारी सेम होगी, है ना, चारों एटम्स सेम होंगे और बॉन्ड लेंथ्स भी सारी इक्वल होगी। और परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है, ये अब तक आपको ऐसे स्क्वायर प्लेनर होता है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल का भी सेम मतलब होगा कि ऑक्टाहेड्रल में सारे के सारे जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे, ठीक है, और जो बॉन्ड लेंथ्स होंगी वो भी सेम होंगी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो जब भी परफेक्ट टेट्राहेड्रल बन रहा होगा या फिर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बन रहा होगा तो उसके लिए आपने आंखें बंद करके उसकी डायपोल मोमेंट जीरो कर देनी है, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद देखो, अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। सबसे पहले है BF3, ठीक है। मैंने आपको सिखाया है ज्योमेट्री निकालना, आप BF3 की ज्योमेट्री निकालोगे, आपको पता है कैसे निकालते हो, हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालते हो सेंट्रल एटम का, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन नंबर होता है हाफ ऑफ, हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या होता है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने होते हैं बोरोन में, 5 होते हैं, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट आइटम कितने हैं, 3 फ्लोरीन है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8, सॉरी 5 थोड़ी ना होते हैं बोरोन में, हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, 5 तो उसमें टोटल उसका वो होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो बोरोन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, ठीक है, तो क्या आएगा 6/2 यानी कि 3। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3 हो जाता है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा sp2, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp2, sp2 क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखो 3 हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन नंबर है, यानी कि 3 ही बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे तो तीनों बॉन्ड पेयर है, यानी कि लोन पेयर 0 होंगे, तो इस तरह से हमारे पास इसका जो ज्योमेट्री होती है और शेप होती है वो क्या हो जाती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ये काम करना है आपने सबसे पहले तो, जब भी आप डायपोल मोमेंट के क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो आपने अब मैग्नेट जो मैंने आपको सिखाए हैं 3 पॉइंट्स, ठीक है, कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे करनी है, तो यहाँ पे तो कोई लोन पेयर नहीं है तो लोन पेयर की देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप ना नेक्स्ट कैसे चेक करेंगे, देखो बोरोन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑब्वियसली फ्लोरीन है, फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो इधर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे, है ना। उसके बाद इधर भी हमारे पास डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, और इस वाले बॉन्ड के लिए भी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। तो उसके बाद देखो क्या होगा कि हम क्या लेंगे, उसके बाद हम लेंगे मतलब अब देखो आपको लगेगा कि इसकी कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगी, तो अब देखो इसकी कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगी, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, लेकिन इसकी जो डायपोल मोमेंट होती है वो होती है जीरो, क्यों होती है, क्योंकि हम लेते हैं बेसिकली इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम लेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आप दो बॉन्ड्स का रिजल्टेंट ले सकते हो, कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, वो, और इसका ये, क्योंकि देखो सारे सेम सेम एटम्स है हमारे पास, ठीक है, तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा, सपोज यहाँ पे है 5 5, तो इनका रिजल्टेंट भी 5 ही आएगा, ठीक है, और इसकी भी 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, हमारे पास जब सेम एटम्स होंगे तो रिजल्टेंट भी इनका किसके इक्वल आएगा, इस वाले के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली डायपोल मोमेंट इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो नेट डायपोल मोमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। सेम हमने अभी NH3 के लिए किया था, वैसे ही हम देखते हैं मिथेन के लिए, मिथेन है CH4, ठीक है। CH4 के लिए अगर डायपोल मोमेंट निकालनी है, CH4 के लिए भी आप निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन नंबर हाफ ऑफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन पे 4 होते हैं, मोनोवेलेंट आइटम 4 है, 8/2 यानी कि 4, 4 हाइब्रिडाइजेशन नंबर sp3, sp3 मतलब कि टेट्राहेड्रल, ठीक है। उसके बाद इसमें 4 ही बॉन्ड पेयर है, यानी कि इसके अंदर जो लोन पेयर है वो क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। 4 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर 0 है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल में कैसे होता है, ऐसे अरेंज होते हैं सारे, ठीक है। अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारे पास, ऑब्वियसली कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है ना। तो इस तरह से इसकी तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बार जरा, क्या ये टेट्राहेड्रल है, यस ये टेट्राहेड्रल है। क्या सारे एटम सेम है, यस सारे एटम सेम है, ठीक है। सारी बॉन्ड लेंथ सेम है, ऑब्वियसली सारी बॉन्ड लेंथ भी सेम है, यानी कि हमारे पास ये कैसा केस है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल वाला, ठीक है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल वाला। यानी कि इसकी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, 0। देखो ऐसा क्यों होता है, डायपोल मोमेंट परफेक्ट की क्यों 0 हो जाएगी, देखो इन दोनों बॉन्ड्स की डायपोल मोमेंट को देंगे तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा। सिमिलरली ये आगे और पीछे वाले जो बॉन्ड्स है इनका रिजल्टेंट लेंगे वो ऐसे हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही आपने ले लिया CCl4, ठीक है, CCl4, उसके लिए भी सेम हाइब्रिडाइजेशन नंबर आएगा, टेट्राहेड्रल आएगा, तो वो भी कैसा केस है हमारे पास, वो भी हमारे पास परफेक्ट ज्योमेट्री वाला केस है, ठीक है। तो उसकी भी हमारे पास परफेक्ट आ जाएगी, ठीक है, Cl, तो इसके लिए भी डायपोल मोमेंट क्या होगी, 0 ही होगी, ठीक है। उसके बाद देखो, सपोज हमारे पास आता है जैसे PCl5, ठीक है। अब देखो जो PCl5 होता है, PCl5 के लिए अगर आप हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालोगे क्या आएगा, हाफ ऑफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं फास्फोरस में, 5 होते हैं ना, नाइट्रोजन में 5 होते हैं, मोनोवेलेंट आइटम क्लोरीन मोनोवेलेंट है 5, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो 0 क्या आ गया, 10/2 यानी कि 5, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर 5 आ गया, 5 इसमें बॉन्ड पेयर है यानी कि लोन पेयर इसमें 0 है, ठीक है, लोन पेयर 0 है। और मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे 5 के लिए हमारे पास क्या होता है, TBP होती है ज्योमेट्री, ठीक है। अब क्योंकि लोन पेयर 0 है तो शेप भी इसकी TBP होगी। TBP में आपको पता है कि होता क्या है, कि ऐसे हमारे पास एक ट्रायंगल होता है, उसके ऊपर 2 पिरामिड होते हैं, मैं कल अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है। ये आ गया Cl 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 Cl, ठीक है, बीच में फॉस्फोरस तो रह गया लगाना, ये फॉस्फोरस हो गया, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें कि हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, तो मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए फोन कलीबर याद करवाया था, ठीक है। तो उसके बाद आता है यहाँ पे फॉस्फोरस, ठीक है, आयोडीन, ठीक है, उन सब की सेम होती है ना, कार्बन, इनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ठीक है। उसके बाद देखो नहीं, कार्बन की और फास्फोरस की नहीं होती है, यहाँ पे होती है ICS, करवाया था शायद मैंने आपको, ICS है ना, ICS बोर्ड होता है ना। तो फिर आयोडीन कार्बन सल्फर की सेम होती है और फास्फोरस की होती है फिर, है ना, ये था। तो देखो बोलने का मतलब ये है कि जो फ्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी कि ये बॉन्ड ऐसे को डायपोल मोमेंट होगी, तो ये दोनों तो कट जाएगी आपस में, ऊपर नीचे वाले बॉन्ड्स हैं उनकी डायपोल मोमेंट। बात करें ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर में भी कट जाएगी सारी, कैसे, इसकी डायपोल मोमेंट ऐसे होगी, इसकी डायपोल मोमेंट ऐसे होगी, इसकी डायपोल मोमेंट ऐसे होगी। इन दोनों बॉन्ड्स का रिजल्टेंट ले लो, यानी डायपोल मोमेंट ऐसे होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगी, जैसे हमने अभी BF3 का किया था, इससे ये कैंसिल हो जाएगी। तो इसके लिए भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। वैसे ही आपके पास है एग्जाम्पल, जैसे कि किसका एग्जाम्पल ले, SO2 का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। SO2 में सल्फर है सेंट्रल एटम, है ना, जिस लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हमारे पास सेंट्रल एटम, ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं सल्फर पे, 6 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6/2 यानी कि 3, ठीक है। तो 3 आ गया, 3 में आपको पता है क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। 3 का मतलब क्या हो गया, 3 अच्छा 3 का मतलब क्या हुआ, देखो सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, है ना, और आपको पता भी है ये ऐसे होते हैं, है ना, ऐसे। तो बेसिकली इसमें कितने हैं, 2 बॉन्ड पेयर है,
कितने हैं, 2 बॉन्ड पेयर है, यानी कि इसके ऊपर एक लोन पेयर होगा। ठीक है, तो इस पे एक लोन पेयर है ऐसे। ठीक है, और ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर है ना। इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन जो इसकी शेप है, शेप में हम लोन पेयर नहीं देखते, तो वो कैसी है, वी शेप है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया डिटेल में। अब यहाँ से अगर आपको डायपोल मोमेंट इसकी निकालने को आ जाती है, तो इसकी कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगी। देखो, अगर हम बोले ये है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम से इधर को मूव करेंगे तो लोन पेयर आ रहा है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, और यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। तो क्या आप यहाँ पे अब की बार अगर इन दोनों बॉन्ड्स का रिजल्टेंट लेते भी है, तो क्या ये कैंसिल होंगे, तो नो, ये कैंसिल नहीं होंगे। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास डायपोल मोमेंट आएगी, सपोज यहाँ से यहाँ को आ गई 3, तो और यहाँ से यहाँ को रिजल्टेंट आ गया सपोज कितना, 4। तो एक चीज देखो ना, कैंसिल आउट तो नहीं होगा, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो कैंसिल नहीं हो सकते हैं, है ना। तो बोलने का मतलब ये है कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो डायपोल मोमेंट जो कैंसिल होगी वो तब होगी जब हमारे पास एटम्स भी सेम होंगे, क्योंकि अगर एटम सेम होंगे तभी तो हमारे पास क्या होगा, उनका रिजल्टेंट भी सेम आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि आपने किस तरह से डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायपोल मोमेंट का पार्ट। इतना सफिशियंट है आपको एग्जाम के लिए। बस देखो, डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ जो स्ट्रक्चर्स है वो बनाने आनी चाहिए, उसके लिए मतलब जो शेप्स है, एग्जैक्ट शेप ज्योमेट्री आपको बनानी आनी चाहिए एग्जैक्ट, तभी आप डायपोल मोमेंट निकाल पाओगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देती हूँ, जैसे है आपके पास CO2। ठीक है, CO2 का अगर आप ज्योमेट्री देखोगे वो लीनियर होती है। ठीक है, हमने निकाली है। तो यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ होगी ऐसे, है ना। अब यहाँ पे डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट होगी, है ना, क्योंकि सेम एटम्स है तो सेम तरह से खींच रही होंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम डायपोल मोमेंट निकालते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट शेप एंड ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। उसके लिए आपको मैंने शेप एंड ज्योमेट्री सिखा दिया है। ठीक है, तो यही था आपके केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। ठीक है, जो मेन पार्ट है वो है शेप एंड ज्योमेट्री वाला, एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाला। तो मैं आपको सब कुछ करवा दिया है, बस इतना ही रिवाइज करो, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। थैंक यू। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, और रिडॉक्स रिएक्शंस में भी ये चीजें आपको फिर से मैं वहां पे करवाऊंगी। ठीक है, मतलब ये भी सारी यूज होंगी। ठीक है, ओके।